हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं। ये एमसीक्यूज़ डिफरेंट सब्जेक्ट, बैकग्राउंड और करंट अफेयर से लिए गए हैं, जो कि आपकी ईपीएफओ एग्ज़ाम से लेके बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डू हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। अम्बाबूची मेला जो है वो किस स्टेट में होता है? अम्बाबूची मेला किस स्टेट में है? तो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं: असम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। और इसका सही जवाब है असम। चलो इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये अम्बाबूजी मेला होता कहाँ है और क्या है ये। राइट, तो ये एक एनुअल रिलीजियस कॉन्ग्रेगेशन है जो कि कामाख्या देवी टेम्पल, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, कामाख्या देवी टेम्पल जो कि गुवाहाटी असम में है। ये पूछा जा सकता है कि कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पे है। और इसकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो है, जो टेम्पल है, 4 दिन के लिए क्लोज़ रहता है। क्लोज एज इन जो मंदिर के द्वार है वो बंद हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि एक एनुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है गॉडेस कामाख्या जी का, वो फॉल करता है इस पीरियड पे, और उसको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल के टाइम पे, मेले के टाइम पे। राइट, अब ये हुआ ऐसा कि कोविड-19 के टाइम पे पिछले साल मेला कैंसिल किया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन 6 सेंचुरीज। राइट, और ये जो टेम्पल है वो 1565 में बना था। ओके, मूविंग अहेड। मूव आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने पेन और पेपर अपने साथ रखिए, चीज़ों को लिखते रहिए। यूट्यूब पे आपको ये वीडियो हमेशा मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन जब भी आप कोई चीज़ लिखते हैं और मेमोराइज़ करते हैं तो उसकी चीज़ें आपको ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो रिलीज़ की जाती है बाय सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस, एक स्टेटमेंट है। दूसरी स्टेटमेंट है कि फिनलैंड जो है दैट हैज़ बीन रैंक्ड एज द हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इंडिया का जो रैंक है वो 144th है। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि सारी स्टेटमेंट्स क्या क्या, कौन सी करेक्ट हैं इसमें। ए सभी करेक्ट हैं, सिर्फ 1 या 2 हैं। सी सिर्फ तीसरी करेक्ट है, या डी 2 और 3 करेक्ट है। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इसमें सारी ही करेक्ट हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है वो सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क जो है यूनाइटेड नेशन वो रिलीज़ करता है। और फिनलैंड जो है ये फर्स्ट रैंक आया है, इसका फर्स्ट रैंक है, सबसे ज़्यादा खुश कंट्री में आता है ये। और इंडिया का जो रैंक है 144th है। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो हम रिपोर्ट देखते हैं इसके 6 वेरिएबल्स हैं, 6 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा जानते हैं कि किन पैमानों पर हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इनकम। इनकम मतलब आप कितना कमा रहे हो, जो इंडिविजुअल हैं वो ठीक कमा पा रहे हैं कि अपना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में गुजारा हो पा रहा है कि नहीं। ठीक है, फिर फ्रीडम आता है। फ्रीडम में स्पीच है, रिलीजन है, मूव अराउंड कर सकते हैं, किस देश में कितना क्या है। राइट, फिर उसके बाद आता है ट्रस्ट, कि आप एक दूसरे पे कितना भरोसा कर सकते हैं, ऑनेस्ट हैं कि नहीं। फिर आता है हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है कि आप जीने का जो आधार है आपका फिज़िकल हेल्थ, राइट, या मेंटल हेल्थ, या स्पिरिचुअल कह सकते हैं, या फिर इमोशनल हेल्थ। माफ़ कीजिएगा मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ख़राब है, लेकिन आई होप आपको समझ आ गया हो। ठीक है, तो ये हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी अच्छी है। और उसके बाद आपका सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट क्या होता है? हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे पीयर ग्रुप हो गए, हमारी फैमिली होगी, कि कभी भी ज़िंदगी में क्राइसिस आ जाए तो हम कैसे उसको, मतलब हमारे पास वो सोशल सपोर्ट ग्रुप है। और फिर आता है जेनरॉसिटी। इसका मतलब होता है कि हम कितनी मदद दे सकते हैं और कितनी मदद ले सकते हैं। राइट, तो इस पूरे सर्वे में टोटल 156 कंट्री का डाटा सर्वे किया गया था और इंडिया 144th रैंक पे है। जी हाँ, हम काफ़ी ज़्यादा सैड कंट्रीज़ में आते हैं। और साउथ सूडान जो है वो सबसे ज़्यादा अनहैप्पी कंट्री है, जिसका रैंक 156 है। राइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है पाके टाइगर रिजर्व जो है वो किस स्टेट पे है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा घुसते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में अगर आप चले जाते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मेघालय है, या असम है। जी, इसका जवाब है
अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। चलिए, तो पाके टाइगर रिज़र्व जो है वो पखुई टाइगर रिज़र्व भी कहा जा सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि पखुई टाइगर रिज़र्व है तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का एक ही नाम है, राइट। और ये जो है इंडो बर्मा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट है। अब रिच बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, राइट, कि हमने देखा है कि पिछले 12 साल में यहाँ पे 12 न्यू स्पीशीज़ पाई गई हैं। तो इस लिहाज से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में जानते हैं। ये क्या होता है? ये एक ऐसा हॉटस्पॉट है जहाँ पे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो थ्रेटेंड है बाय ह्यूमन हैबिटेशन। ऑफ कोर्स अगर कुछ ऐसी हैबिटेशंस होती है, फ्लोरा फौना, फूल पत्ते या एनिमल्स जो कि ह्यूमन हैबिटेशंस उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए उसको ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना गया है, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो विच अमंग द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट अरब नेशन टू लॉन्च द मार्स मिशन इन जुलाई 2020? तो इसका आंसर, अगर आपको कभी भी ये क्वेश्चन इस तरीके से आता है तो इसका आंसर है यूएई। इसके बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं कि क्या है, ठीक है। तो यूएई का ये 4th स्पेस मिशन है, ठीक है, 4th स्पेस मिशन है, लेकिन ये फर्स्ट एवर इंटरप्लैनेटरी, मतलब किसी प्लैनेट पे। बाकी तो आप अपने सैटेलाइट्स भेजते रहते हैं स्पेस में, लेकिन ये फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मार्स मिशन है और इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, होप प्रोब। और जो इसका लॉन्च साइट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि लॉन्चिंग साइट जो है इन्होंने यूएई से नहीं करी है, ये की है तानेगाशिमा स्पेस सेंटर, जापान। तो इसको आप याद रखिए और प्लीज़ लिखते रहिए क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ें जब लिखते हैं तो चीज़ें आपको रिटेन भी रहती हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द भील सेवा मंडल? इसका आंसर जो है वो है अमृतलाल विठलदास ठक्कर, और इनको हम ठक्कर बप्पा के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स और हरिजन्स के लिए काम किया गया था इन्होंने। और इनकी 1969 में, माफ़ कीजिएगा, 1969 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टैम्प भी रिलीज़ करी है, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। इनको थक्कर बापा भी अगर आपका कभी आता है तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिट इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट अनलॉफुल एंड इनडेफिनिट इम्प्रिजनमेंट? मतलब कि अगर आपको कोई घर से उठा के ले जाए और जेल में बंद कर दिया जाए तो आप कौन सी रिट अप्लाई करेंगे? तो इसका आंसर है हेबियस कॉर्पस। चलिए थोड़ा सा अब रिट्स के बारे में पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यूपीएससी का। ये आपको बाकी एग्ज़ाम्स में मिल जाएगा, ये सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, यूपीएससी और आपके शायद ईपीएफओ के एग्ज़ाम में भी आ सके। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि रिट्स के बारे में, ठीक है। तो क्या है जी रिट्स? आर्टिकल 32 और 226 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। आर्टिकल 32 जो है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए है जी, और 226 जी हाई कोर्ट के लिए है। और ये सिर्फ ये दो ही रिट्स इशू कर सकते हैं, लोअर कोर्ट्स में रिट्स नहीं इशू हो सकते, ठीक है जी। तो हेबियस कॉर्पस के बारे में जानेंगे कि अभी जैसे हमने अभी आंसर टिक किया है तो अभी पता चल ही गया कि इंडिविजुअल लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, मतलब अगर आपको अनलॉफुल डिटेन किया गया है तो तब ये इन्वोक करेंगे। अगला जो है वो है मैंडमस। ये एक कोर्ट ऑर्डर करता है पब्लिक ऑफिशियल को जिसने उसकी ड्यूटी फेल करी है, मतलब किसी ऐसे ऑफिशियल ने जिसने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने फेल कर दी है, उसके लिए ये मैंडमस हम कोर्ट इन्वोक करते हैं, ठीक है। चलिए, और पब्लिक ऑफिशियल के अलावा ये जो है किसी पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन
और इन्फीरियर कोर्ट ट्रिब्यूनल गवर्नमेंट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन ये प्राइवेट के लिए नहीं किया जा सकता। ये सिर्फ एक पब्लिक बॉडी, कॉरपोरेशन, इन्फीरियर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, गवर्नमेंट के लिए भी कहा जा सकता है, राइट। अब आते हैं जी प्रोबेशन। ये है जी कि इट इज़ यूज टू फॉरबिड अ कोर्ट दैट इज़ लोअर इन पोजिशन टू प्रिवेंट द लैटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स ज्यूरिसडिक्शन। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि आपने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कोर्ट है, जो कि लोअर कोर्ट है हाई कोर्ट का, वो हाई कोर्ट प्रिवेंट करता है, इस कोर्ट को बोलता है कि नहीं जी आपने ये जो केस है वो आपकी ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है, आपने इस पर कोई कार्यवाही नहीं करनी है, ठीक है। तो आप प्रोहिबिट करते हैं, एक हाई कोर्ट कर सकता है और सुप्रीम कोर्ट भी कर सकता है हाई कोर्ट को, राइट। ओके, चलिए अब आते हैं सर्चरी में। ये जो है एक हायर इन अथॉरिटी लोअर कोर्ट या ट्रिब्यूनल, राइट। जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट की जो हेयरिंग है, या तो केस कोई पेंडिंग है या कोई भी निचले कोर्ट ने कोई केस देखा है, उसको रिव्यू करता है, राइट। चलो अब आगे देखते हैं क्यो वारंटू क्या होता है। इट इज़ ओनली यूज्ड फॉर पब्लिक ऑफिस ऑफ परमानेंट कैरेक्टर क्रिएटेड बाय अ स्टैट्यूट और कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि क्यो वारंटो आप तभी यूज़ कर सकते हैं या तो वो एक पब्लिक ऑफिस हो जो कि एक स्टैट्यूट या कॉन्स्टिट्यूशन से बना हो, ये प्राइवेट या इंडिविजुअल कैरेक्टर के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। चलिए तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कंसीडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है कि जी प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, ओके। और जो प्रवासी भारतीय दिवस 2021 है उसका जो थीम है वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए जो है ओनली 1 इज़ करेक्ट, बी ओनली 2 इज़ करेक्ट, सी 1 and 2 आर करेक्ट, डी नाइदर इज़ करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, दोनों ही करेक्ट है, ठीक है। तो ये 9 जनवरी को तो मनाया जाता है, ये करेक्ट है। और इस बार की थीम आप याद रखिएगा, 2021 की थीम, ये पूछा जाता है कई बार, थीम के बारे में क्वेश्चन आता है और वो है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, ठीक है। चलिए तो 9 जनवरी ही क्यों हम लेते हैं? 9 जनवरी को 1915 को महात्मा गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, तो इसलिए हम इस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे मनाते हैं। और इस बार का ये एक ये वाली चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा है जो हमारे चीफ गेस्ट थे इस बार के प्रवासी भारतीय दिवस 2021 जी, और एक और चीज़, प्रवासी भारतीय दिवस इस बार न्यू दिल्ली में हुआ था और वर्चुअली हुआ था, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ था, ठीक है जी। ओके, तो इस बार के जो हमारे गेस्ट थे वो प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम, ये कंट्री है साउथ अमेरिका का, ठीक है, जिनका नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, अमेरिकन, इसलिए उनको बुलाया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अब। चलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टेटमेंट है कि सोकार वेटलेक कॉम्प्लेक्स हैज़ रिसेंटली बी एडेड टू रामसार साइट, ठीक है जी। कंसिडर द फॉलोइंग। पहले स्टेटमेंट है कि सोकार जो है, जो वेटलेट कॉम्प्लेक्स है वो लद्दाख में सिचुएटेड है। दूसरा है ये एक 40th रामसर साइट है इन इंडिया, ठीक है जी। एक अब इसके स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 2, नन ऑफ दीज। तो जी इसका सही आंसर है 1 ओनली, ठीक है जी। अब आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है जी। तो जी ये जो आपकी जो वेटलैंड, आपका जो ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये रामसार की 42nd साइट है। और जो रामसार कन्वेंशन है वो 1971 में
साइन किया गया था जी। और रामसार जो है एक जगह है, वो ईरान की एक सिटी है जहाँ पे ये साइन की गई थी। और इंडिया की टोटल जो रामसार साइट्स हैं वो 42 है, तो ये जो लेटेस्ट है अभी ऐड हुई है, ठीक है जी। और यूपी में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स हैं, इसकी 8 साइट्स हैं, ठीक है जी। और सुंदरबंस जो हैं वो लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया है। सोकार एक हाई अल्टीट्यूड लेक है, और ये वाइट लेक भी कहा जाती है क्योंकि इसके आसपास जो है सॉल्ट है, जिसकी वजह से ये वाइट कलर में दिखती है, ठीक है जी। और जो ये साइट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ ये एक ब्रीडिंग एरिया है। ये नियर थ्रेटेंड ब्लैक नेक्ड क्रेन ऑफ जो हैं यहाँ पे आते हैं। तो आप ये पॉइंट्स ज़रूर याद करिएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है जी। तो इंडिया जो है वो परमानेंट मेंबर ऑफ ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्निंग बॉडी का कब बना था? चार ऑप्शंस हैं, 1922, 1928, 1969, 1972। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 1922 में बना था। और इंडिया में जो फर्स्ट ऑफिस था, ऑफिस जो था वो 1928 में बना। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ़र्स्ट ऑफिस कब बना है तो 1928 होगा। और जो गवर्निंग बॉडी में परमानेंट मेंबर कब बना था वो 1928 था, सॉरी 1922 था, ठीक है जी। ये दो ऑप्शन इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं जी। तो फैक्ट्रीज एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था जी? कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, अगर आपको बिल्कुल सीधे सीधे तौर पे दिखते हैं अगर एग्ज़ाम में, तो आपने सीधे सीधे तौर पे टिक करना है 1948, ठीक है जी। और इसकी जो अमेंडमेंट हुई है वो अमेंडमेंट जो है वो हुई है 1987 में, ठीक है। तो अगर आपको पूछा जाए कि इंट्रोडक्शन कब हुई है, वो 1948 में हुई है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो कुछ चीज़ें हैं कंसीडर करने के लिए, उनको पढ़ते हैं। कि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है, पहली स्टेटमेंट जो है वो है कि इट वाज फाउंडेड इन 1917। सेकंड जो है इट वाज फाउंडेड बाय महात्मा गांधी। इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है जी। तो इसका आंसर है वन ओनली। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। जो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जो है वो मोटा बहन, अनायस बहन, सारा भाई मैडम जो हैं, मिसेस इन्होंने किया था एक्सक्यूज मी। और जो मेंटरशिप है वो महात्मा गांधी की है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें कभी कंफ्यूज नहीं होना इसमें कि महात्मा गांधी जी ने इसको नहीं फाउंड किया था, मोटा बहन अनायस बहन सारा भाई जी ने किया था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और EPFO के एंगल से काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कितने एम्प्लॉय फैक्ट्री एक्ट के अंदर कितने एम्प्लॉयज़ होने चाहिए अगर आपको ठंडे पानी की पीने की व्यवस्था होनी चाहिए ड्यूरिंग हॉट वेदर। और इसमें आपको याद रखना है कि 250 लोग, ये इसका करेक्ट आंसर है। 250 इज़ द राइट आंसर। 250 लोग आपके मिनिमम होने चाहिए ताकि आपको कूलिंग वाटर मिल सके पीने के लिए, ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चंस जैसे अभी हमने फैक्टर्स एक्ट का किया और वैसे ही अगले ये क्वेश्चंस भी हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हम अपनी ये सीरीज़ कंटिन्यू रखेंगे और हम अपने MCQs डालते रहेंगे। लेकिन अगर आपको कभी भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हेड क्वार्टर्स, तो मैंने क्योंकि आपको कहा है कि पेन पेपर प्लीज़ अपने साथ रखिए। अगर कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिखते हैं तो मेक श्योर कि आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को भी पढ़ें। हम ज़रूर, हमारी तरफ से पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि
आपको अच्छे MCQs मिलते रहें, लेकिन प्लीज़ आप अपना एफर्ट भी डालिए, क्योंकि जनरल स्टडीज़ एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसका एम्बिट जो है बहुत बड़ा है। चलिए अब इसके बारे में कहते हैं कि ILO का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है जी? ये जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ पे है जी? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके स्टेटमेंट है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो दिसंबर 1984 में हुई। दूसरी है इट वाज रिजल्ट ऑफ मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस फ्रॉम यूनियन कार्बाइड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ ऑब्वियस क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। ये दोनों आंसर्स, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू हैं। दिसंबर 1984 में ये ट्रेजेडी हुई थी, और जो गैस का नाम है वो मिथाइल आइसोसाइनाइड है, और जो कंपनी रिस्पॉन्सिबल थी वो यूनियन कार्बाइड इंडियन प्राइवेट लिमिटेड है। ये चीज़ें जो है हमें इम्पॉर्टेंट हैं और रिवाइज भी करनी चाहिए, क्योंकि हम EPFO के स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो फैक्ट्रीज से रिलेटेड या ट्रेजेडी से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिशन इंद्रधनुष जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड है? तो इसका आंसर है वैक्सीनेशन। ये 2014 में स्कीम आई थी जिसमें कि वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रन के लिए किया गया था, और इसमें टोटल 12 डिजीज़ हैं, जिसके बारे में आप खुद पढ़ेंगे, आपके लिए होमवर्क है, राइट। इसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिजीज़ हैं। वैसे तो कभी एग्ज़ाम में इतनी ज़्यादा डिजीज़ नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ आज का MCQ सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपसे फिर से मुलाकात हो, और प्लीज़ पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए, और अपना एम्बिट जो है हमेशा खुला रखें। थैंक यू सो मच।